वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल स्क्वायर। आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हमारा 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग साइटोस्केलेटन और राइबोसोम टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था सीलियन, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोज, उसको हम लोगों ने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको बताया था। ये चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में मैं साथ में दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइटोस्केलेटन। सो व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन इज एन, अगर हम एनसीईआरटी पहले देखेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन इज एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक है, राइट। इसका मैंने जो डायग्राम है साइटोस्केलेटन का, जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, वो मैंने थंबनेल में शो किया है। आप उससे भी समझ सकते हैं कि वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है। आपने देखा ही होगा, ऐसे सेल है, उसमें ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स शो हो रहे हैं, तो दैट इज अ फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। दीज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ। साइटोस्केलेटन 3 तरह का होता है, ये भी थंबनेल वाले डायग्राम में शो है। एक में माइक्रोट्यूब्यूल है, एक माइक्रोफिलामेंट है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। एंड दीज ऑल, ये जितने भी फिलामेंट्स है, ये साइटोस्केलेटन के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको साथ में हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। तो अगर कोई पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ साइटोस्केलेटन में, सो दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। एनसीईआरटी को आप क्वेश्चन फॉर्म में जितना चेंज करेंगे उतना आपको इजी होगा इसको क्विक रिवीजन करने में, right? So it is present in the cytoplasm. It is a proteinaceous filamentous structure. Now the cytoskeleton in a cell are involved in the many functions. जो cytoskeletons होते हैं, cytoskeleton in sense microtubule, microfilaments और intermediate filaments का कई सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब किसी चीज को सपोर्ट देना मैकेनिकली, राइट। जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स प्लांट्स होते हैं, उनको भी कोई वॉल चाहिए या रॉड चाहिए जिससे वो क्लाइंब कर सके, दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट। वैसे ही साइटोस्केलेटन्स सेल्स में एक मैकेनिकल सपोर्ट की तरह काम करते हैं। हेल्प्स इन मोटिलिटी, मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट एंड इन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। और जो सेल्स का शेप कैसा होगा, ओवल होगा, डिस्कॉइड होगा, रिबन होगा, उस शेप को भी मेंटेन करता है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक स्टैंजा दिया है, इसका मैंने नोट्स बनाया, ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम लोग कि एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल हम लोग देखेंगे। इसको मैंने 3 ऐसे टेबल फॉर्म में बना दिया है उसको, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, इसी से ही क्वेश्चन मोस्टली नीट में आता है। ये इसलिए बता दिया कि अगर कहीं आपको डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़े तो आप कर सकते, तो आप इसको लिख लीजिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये ट्यूबुलिन पॉलीमर्स होता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसे हॉलो टाइप्स होता है, राइट। ट्यूबुलिन पॉलीमर की तरह होता है। वही माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट की तरह होता है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हम लोगों ने स्केलेटन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दैट एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो फाइब्रस प्रोटीन से बना होता है, इसमें प्रोटीन की कॉइलिंग होती है। ये एक हॉलो ट्यूब है, जैसे ये हॉलो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक हॉलो ट्यूब है। तो वहीं पे ये 2 इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन्स है। यहाँ पे एक एक्टिन का स्ट्रैंड ए है, ये एक्टिन का स्ट्रैंड बी है। तो यहाँ पे 2 एक्टिन की सब यूनिट एक दूसरे से इंटरकॉइल होती है। तो ये केबल के फॉर्म होता है, तो केबल के अंदर भी वायर्स होते हैं ना, तो ये मीन्स ये हॉलो नहीं है लेकिन एक केबल है, राइट। केबल फॉर्म जो कैराटीन प्रोटीन्स का बना होता है, करेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन कॉइल मतलब फाइब्रस का एग्जांपल होता है कैराटीन, तो इसमें से ये कैराटीन प्रोटीन का बना होता है। इसका जो ल्यूमेन की डायमीटर होती है, मतलब ये जो डायमीटर होती है 25 नैनोमीटर से 15 नैनोमीटर तक होता है। इसका डायमीटर यानी कि ये पूरी लेंथ ये 7 नैनोमीटर तक होता है, और इसका डायमीटर होता है 8 to 12 नैनोमीटर, राइट। फिर अब इसका फंक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अल्फा लिख रखा है, बीटा लिख रखा है। ये अल्फा, ये मतलब ये डायमर यूनिट से बना होता है, इट इज फॉर्म बाय अ डायमर यूनिट। तो एक डायमर यूनिट होती है अल्फा, एक डायमर यूनिट होती है बीटा। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलिन डायमर, ट्यूबुलिन, ये टी है, टी यू, ट्यूबुलिन डायमर,
यानी कि एक अल्फा ट्यूबुलिन डायमर है, एक बीटा ट्यूबुलिन डायमर है। तो एक बार अल्फा की कॉइलिंग होती, फिर बीटा की कॉइलिंग होती, फिर अल्फा की कॉइलिंग होती, ऐसे ये लेंथ वाइज जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनके फंक्शंस की। ये सेल शेप को मेंटेन करते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था कि साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल शेप को मेंटेन करना, तो ये भी सेल शेप को मेंटेन करना है। कंप्रेशन एंड रिग्रेशन फॉर्म है, मतलब अगर सेल के शेप को मेंटेन करना होता है तो ये कंप्रेस या रिग्रेशन करके ये सेल के शेप को मेंटेन करते हैं। सेल की मोटिलिटी मतलब सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम का मूवमेंट, जो सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमोसोम मूवमेंट होता है एनाफेज के टाइम पे, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ये मैंने उस लेक्चर में एज अ एक्स्ट्रा शॉर्ट बताया था। 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक इक्वेटर पे एक पोल पे, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो जिसमें मैंने माइक्रोट्यूब्यूल का रोल बताया था। तो वही है कि क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्गेनल्स मूवमेंट्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी पैटर्स, इनके भी मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट माइक्रोफिलामेंट फंक्शंस। ये भी सेल शेप की मेंटेनेंस करता है। सेल शेप की मेंटेनेंस इन सेंस ऑफ टेंशन बियरिंग, मतलब टेंशन प्रेशर अप्लाई करता है, उस हिसाब से ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसमें प्रेशर लगता है, टेंशन आता है, तो मीन्स इसका मेन रोल है कि सेल शेप को टेंशन दे के चेंज करता है, मीन्स प्रेशर दे के चेंज करता है, एंड ये सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट फिलामेंट फंक्शंस। ये भी सेल शेप में हेल्प करता है, मेंटेन करता है, सेम जैसा ही माइक्रोफिलामेंट करता है, टेंशन बियरिंग। एंकरेज ऑफ न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स का मूवमेंट कराता है, और न्यूक्लियर एनवेलप जो लैमिना होता है उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है साइटोस्केलेटन के बेसिस में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, जिससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं नीट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स के भी मैंने एक्स्ट्रा से नोट्स बनाए हैं क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आता है 12th में, जिसमें इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल से पढ़ने में वहां इजी पड़ जाता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं, व्हाट इज राइबोसोम। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Faraday 1953। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि किसने राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। दैट इज जॉर्ज फैराडे 1953। क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन लेस है, राइट। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसमें आरएनए होता है और प्रोटीन, मतलब राइबोसोम 2 चीज से बना है, आरएनए और प्रोटीन से, और दे आर मेम्ब्रेन लेस। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था इससे पहले जो हमने पढ़ा है जो मेम्ब्रेन लेस था? वो होता था सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, राइट, वो भी मेम्ब्रेन लेस था। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, राइट। यूकैरियोटिक में 80S होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, और मेरे नोट्स को देखो, उससे आपको समझ में आएगा। राइबोसोम्स इंजन ऑफ सेल्स होता है। ये सेल का इंजन इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह जिससे हमारा बॉडी वर्क करता है वो राइबोसोम की मदद से बनता है। दैट इज द इंजन, मतलब सेल को चलाने के लिए, जैसे होता है ना मशीन को चलाने के लिए इंजन चाहिए, तो हमारे सेल का जो इंजन होता है, ह्यूमन बॉडीज के सेल का या ऑर्गेनिज्म के सेल्स का जो इंजन होता है, जो उसको आगे वर्क ऑन करेगा, वो होता है राइबोसोम, राइट। पावर हाउस ऑफ एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबको मालूम है। इंजन ऑफ सेल्स भी आप याद रखिए, राइबोसोम। ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, ये विदाउट का साइन होता है, ऐसे कुछ लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मैं ऐसे लिखती हूँ, वरना ये इसको विदाउट कहता है, राइट। ये विदाउट का साइन है। ये ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन नहीं होता, ये अभी मैंने बताया। ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो ऑर्गेनल्स में फाउंड होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, ये उसमें फाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल, ये उसमें भी मिलता है, राइट। मैंने बताया था 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक। आई होप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारे नेक्स्ट आगे 2 लेक्चर के बाद इसके बारे में भी डिटेल में आएगा कि व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, राइट। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होता, राइट, उनमें यूकैरियोटिक में 80S टाइप राइबोसोम होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। वही प्रोकैरियोट में 70S टाइप राइबोसोम होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपको साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे प्रोकैरियोट के, लेकिन उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी इंटरलिंक्ड होते हैं,
राइट। 70S टाइप जो राइबोसोम्स होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट्स में भी फाउंड होता है। और 55S राइबोसोम्स होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं मतलब हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज में 50S टाइप राइबोसोम स्ट्रक्चर होता है, राइट। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका लूंगी, उसके बाद में एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनल सिस्टम का लेक्चर लूंगी। अब 70S 80S इतनी देर से बोले थे, व्हाट इज द एस मीन्स? एच मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट, कितने रेट से ये सेडिमेंट हो रहा है। जैसे यूजुअली अभी हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि 80S को अगर ब्रेक करते हैं तो 60 + 40 आता है। मैथ्स स्टूडेंट के लिए एकदम गलत है, क्योंकि 60 + 40 100 होता है और 80 कैसे 60 और 40 में ब्रेक हो जाता है, ये बायोलॉजी है। यहाँ 60 और 40 रेशियो में ब्रेक होता है और 70S 50 और 30 रेशियो में। ये 60-40 क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कितना % RNA है, कितना % प्रोटीन है, इसमें किस टाइप के RNA प्रेजेंट है, राइट। जो राइबोसोम्स की यूनिट्स होती हैं ये दोनों एक दूसरे से बाइंड करती है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इनको बाइंड करने के लिए एक आयन की जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आयन की जरूरत होती है, वो होता है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इज वेरी एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम यूनिट। ये मैग्नीशियम आयन किस तरह के बॉन्ड करता है? आयनिक बॉन्ड। कैसे बॉन्ड करता है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड करता किसके साथ है? जो राइबोसोम आरएनए होता है, आरएनए भी 3 तरह के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए जिसको हम लोग कहते हैं एमआरएनए, और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए, राइट। 3 तरह के आरएनए होते हैं। उसमें से अभी हम लोग राइबोसोमल की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है जिससे मैग्नीशियम आयन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? दैट इज 0.001 मोलर। इतना कंसंट्रेशन चाहिए हमें 2 राइबोसोमल यूनिट को बाइंड करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या है राइबोसोम का। जैसे हम लोग ने 70S बोला, 70S की यूनिट ब्रेक हुई थी 50 और 30s में। 50S यहाँ रहा, 30S यहाँ रहा। 50S में आरआरएनए का 23S होता है, 5S होता है, और 30S में आरआरएनए का 16S होता है, राइट। अब ये कंफ्यूजन होगा कि कैसे याद करें कि 60S में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है और 40S में कौन सा। तो आप ये याद रखिए जितने में 8 है, मोस्टली 5S दोनों है, वो आपका 60-40 में प्रेजेंट होगा, यानी 80S आरएनए में होगा, राइट। देखिए 28S, 5.8S और 40S में 18S, राइट। और ये 5S जो है वो बड़े यूनिट, मतलब एक लार्जर यूनिट होती है राइबोसोम की, एक स्मॉलर यूनिट होती है राइबोसोम की। बड़े यूनिट में 5S हमेशा प्रेजेंट होगा, चाहे वो 60S हो चाहे 50S हो, राइट। बाकी याद है कि अगर 8 आ रहा है किसी नंबर में तो वो हमारा 80S टाइप ऑफ आरएनए में होगा, और 23S और 16S हमारा स्मॉल यूनिट में होगा। बस आपको ये याद रखना होगा कि 28 और 5.8 बड़े यूनिट में है कि छोटे यूनिट में, राइट। 70S आरएनए 50 और 30 रेशियो में ब्रेक होता है, जिसमें से 60%, अगर हम लोग इसको हटाए 100% प्रोटीन और 100% आरएनए ले तो 60% इसमें आरआरएनए होता है, तो 40% इसमें प्रोटीन होती है। तो भाई 80S में 40% आरआरएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है। इसमें रेशियो 60-40 का है, राइट। सो ये केमिकल कंपोजिशन है राइबोसोम का, जिसमें से ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें किस यूनिट में, मतलब यूनिट का अमाउंट कितना है। 28S, 5.8S, 5S। 5S याद रखना हमेशा बड़े यूनिट से लिंक्ड होता है, चाहे वो 60S हो चाहे वो 50S हो, राइट। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जब प्रोटीन की, जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, अगर एक ही मैसेंजर आरएनए में कई सारे राइबोसोम एक साथ लिंक हो, कई सारे राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीराइबोसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम मींस सेवरल राइबोसोम बिकम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, राइट। उसको पॉलीसोम भी कहते हैं या अर्गोसोम्स। अब व्हाट इज द स्मॉलर सब यूनिट एंड व्हाट इज लार्जर सब यूनिट, तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये जो डार्क पर्पल कलर का है इसको कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और जो लाइट पर्पल कलर का है इसको कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ये जो लार्जर सब यूनिट है इसी में 5S हमेशा रहता है, चाहे वो 60S हो चाहे वो 50S हो, और 8 वाले जितने भी डिजिट के होते हैं वो हमारे 80S से लिंक होते हैं। ऐसे आप देखते हैं यहाँ 8 है,
यहाँ 8 है तो इसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट में 8 डिजिट आ रहा है, राइट। और वैसे आप 7 को डिफ्रेंशिएट करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, लार्जर सब यूनिट में साइड्स होती हैं जब हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एक होती है ए साइड जो टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्ट करता है, और एक होती है पी साइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ये मैंने सिर्फ व्यू दिया है, कंफ्यूज मत हुइएगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप इसको छोड़ सकते हैं, 12th में आप डिटेल में समझेंगे, राइट। तो ए साइड एंड पी साइड मैंने एक बार समझा दिया कि ये लार्जर सब यूनिट में होता है। जब भी राइबोसोम की सिंथेसिस होती है तो प्रोटोप्लाज्म कह रही हूँ, प्रोटीन जो होता है वो साइटोप्लाज्म, जो प्रोटीन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटीन जो होता है सबसे पहले मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना, फिर वो वहां से आता है, फिर साइटोप्लाज्म में आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब प्रोसेस होता है। तो ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस के टाइम पे होता है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स में, राइट, क्योंकि राइबोसोम्स ऑर्गेनल्स विद इन एन ऑर्गेनल्स होता है। नेक्स्ट, जब प्रॉपर फोल्डिंग होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, मतलब जब प्रोटीन बन गया तो उसकी एक प्रॉपर फोल्डिंग होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है विद एन असिस्टेड स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं चैपरॉन्स। दैट इज कॉल्ड चैपरॉन, दैट इज प्रॉपर फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, चैपरॉन्स, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा साइटोस्केलेटन्स और राइबोसोम्स को एक्सप्लेन किया है मैंने ब्रीफली। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। एक स्टैंजा हमारा राइबोसोम का लेफ्ट हो गया तो वो पढ़ लेते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Each ribosome has two subunit, larger and smaller subunit. The two subunit of 80S ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S are 50S and 30S. Here S is the said work unit या sedimentation rate, stands for the sedimentation coefficient या sedimentation rate, and it is indirectly a measure of density and size. ये मैंने बताया था ना किस रेट से जा रहा है, तो रेट इन सेंस मतलब कि जो हमारा लार्जर सब यूनिट है और मतलब यूनिट है 70S और 80S यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का, तो उस सेल की क्या डेंसिटी है, उस सेल का क्या साइज है, वो मेजर करता है एस यूनिट। मतलब 80S राइबोसोम्स जो होते हैं उनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो मतलब यूकैरियोटिक सेल्स का जो सेडिमेंटेशन होता है वो 80S होता है, जो डिवाइड करता है 60 और 40 में। मतलब लार्जर यूनिट की डेंसिटी हमारी 60 होती है और स्मॉलर यूनिट की उतनी होती है। वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिवीजन होता है। सॉरी, both 70S and 80S ribosome are composed of two subunit, that is larger and smaller. So this is all about this chapter. सॉरी, दिस टॉपिक चैप्टर तो अभी खत्म नहीं है, या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पहले समझा दूंगी, वरना हमारा लेक्चर होगा अबाउट प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। सो थैंक यू। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट।